हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए प्रीवियस एचपी टेट में पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का 9th पार्ट। और अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस को चेक नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी कहाँ की राजधानी थी? ऑप्शंस है हमारे पास इस्लामी राज्य, यायावर राज्य, विजयनगर साम्राज्य या फिर रोमन साम्राज्य। करेक्ट आंसर है विजयनगर साम्राज्य। मध्यकालीन भारत का एक प्रसिद्ध हिंदू साम्राज्य हुआ करता था विजयनगर, जिसकी राजधानी हम्पी थी, कर्नाटका में है ये। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर की थी। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने रूल किया है। ये 4 वंश कौन कौन से थे? तो पहला रहेगा संगम, सीक्वेंस से याद रखना है आप लोगों ने। संगम वंश है, सालुब वंश है जिसको सुलुब वंश भी बोलते हैं, फिर है तुलुब वंश और लास्ट रहेगा यहाँ पर अराविडु वंश। तो विजयनगर साम्राज्य पर कुल मिलाकर 4 वंशों ने रूल किया है। सीक्वेंस आप लोगों ने ध्यान रखना है क्योंकि कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य पर रूल करने वाला अंतिम वंश कौन था, तो वो रहेगा अराविडु। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय, जो कि बाबर के कंटेम्परेरी हुआ करते थे। और बाबरनामा में तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी किसे बताया गया है? तो कृष्णदेव राय को ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में हुआ है? ऑप्शंस है हमारे पास समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ है। और अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो इन्होंने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसे हराकर? तो नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, उनको हराकर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जिनको जैन धर्म में दीक्षित किसने किया है? भद्रबाहु ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में सलेखना विधि से प्राण त्यागे थे। कब की बात है ये? 298 की 298 ईसा पूर्व में। सल्लेखना विधि क्या होती है? तो सल्लेखना या संथारा जैन धर्म से रिलेटेड है। सल्लेखना या संथारा क्या होता है? तो उपवास के द्वारा प्राण त्यागने की विधि को ही सल्लेखना या संथारा कहा जाता है। डिफरेंस बस ये है कि जो दिगंबर संप्रदाय के हुआ करते थे वो सल्लेखना वर्ड यूज करते थे और जो श्वेतांबर वाले हुआ करते थे वो संथारा वर्ड का यूज करते थे। मीनिंग एक ही है, क्या? उपवास के द्वारा प्राण त्यागना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ऑप्शंस है हमारे पास मदन मोहन मालवीय, बाबा आमटे, स्वामी विवेकानंद और जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर रहेगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे और इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? तो जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शंस है हमारे पास बहादुर शाह जफर, शाहजहां, बाबर या फिर अकबर। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर अकबर। आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। देखो अकबर के टाइम पर जो ज्यादातर इमारतें बनी हैं उन इमारतों को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर यूज किया गया है, जबकि शाहजहां के टाइम पर जो इमारतें बनी हैं उनको बनाने के लिए ज्यादातर क्या यूज किया जाता था? व्हाइट मार्बल यानी कि सफेद संगमरमर प्रयोग किया जाता था। तो आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है, तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और आगरा शहर की स्थापना किसने की है? सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में, और सिकंदर लोधी ने ही 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी भी बनाया था। तो शहर की स्थापना 1504 में और सिकंदर लोधी ने इसे अपनी कैपिटल कब बनाया है? तो 1506 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया था? ऑप्शन है हमारे पास सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। करेक्ट आंसर रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन।
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1942 में की थी और इसी दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो था अगस्त के महीने में शुरू हुआ था, इसीलिए इस आंदोलन को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, अगस्त क्रांति कहा जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का ही दूसरा नाम क्या है, अगस्त क्रांति है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता का नाम क्यों फेमस हुआ था, तो उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही एक धर्म था, किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने या फिर बाबर ने? करेक्ट आंसर है यहाँ पर अकबर ने। अकबर ने ही एक नया धर्म चलाया जिसको नाम दिया है दीन ए इलाही। कब शुरू किया गया था ये धर्म? 1582 ईस्वी में। डेट पूछी जाती है एग्जाम में कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को कब शुरू किया था, तो 1582 में। ये जो दीन ए इलाही धर्म था इसी को तौहीद ए इलाही या दैवीय एकेश्वरवाद भी कहा जाता है। और ज्यादातर दीन ए इलाही धर्म को मुस्लिम लोगों के द्वारा ही स्वीकार किया गया है, लेकिन इस दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू कौन थे, तो वो थे बीरबल। बीरबल जो थे, इन्हीं का वास्तविक नाम क्या है, महेश दास है। और महेश दास यानी कि बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। और ये मुख्यतः कहाँ के थे, कहाँ के मूल निवासी थे ये, तो कालपी यूपी के रहने वाले थे बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? ऑप्शन है हमारे पास 12 फरवरी 1922 को, 13 अप्रैल 1919 को, 5 फरवरी 1922 को या 3 फरवरी 1922 को। करेक्ट आंसर रहेगा 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। इसकी एग्जैक्ट डेट भी पूछी जाती है। और जब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को शुरू किया तभी उन्होंने एक बात क्लियर कर दी थी कि यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित रहेगा। अगर हम बात करें इस आंदोलन के कार्यक्रमों के बारे में कि किस तरह से आंदोलन को कंटिन्यू करना है, तो महात्मा गांधी ने कहा बहिष्कार करने को, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने कहा कि कोई भी टैक्स देने की आपको जरूरत नहीं है। और साथ ही महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि अंग्रेजों के द्वारा आपको जो भी उपाधियां दी गई है वो सारी की सारी उपाधियां आप लोग वापिस कर दो। और ये काम महात्मा गांधी ने खुद भी किया। अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही वापस किया था। क्यों दी थी? तो रीजन क्या था कि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी? रीजन था कि महात्मा गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की हेल्प की थी, उनको सपोर्ट किया था। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को सहायता देने के लिए, उन्हें समर्थन देने के लिए ही क्या किया था, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, जिसे कि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस किया गया था। और ये आंदोलन चौरा चौरी की घटना के बाद वापस ले लिया गया था। और कब लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को। और ये चौरा चौरी की घटना कब हुई है? तो ये हुई है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कहां पर है ये चौरा चौरी की जगह? तो ये है यूपी गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर निम्न में से किसके बने होते थे? ऑप्शन है पत्थर के, ईंटों के, लकड़ी के या फिर बांस के। करेक्ट आंसर रहेगा ईंटों के। हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे। और अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी हुआ करती थी? हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी। और यह एक शहरी सभ्यता थी। शहरी का मतलब यहाँ के घर कैसे बने होंगे? पक्की ईंटों के बने होंगे। 2-2, 3-3 मंजिला घर यहाँ पर हुआ करते थे। प्रॉपर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। और जो अगर हम बात करें यहाँ की नालियों के बारे में, तो यहाँ की नालियां भी पक्की हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा है? हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। हड़प्पा की खोज कब और किसने की है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। आज के बारे में बात करें तो ये हड़प्पा कहां पर है? पाकिस्तान में है। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास कुजुल कडफिसिस, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर भागभद्र। करेक्ट आंसर रहेगा कनिष्क।
कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे महान शासक था और इसने अपने राज्यारोहण के अवसर पर यानी कि जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया था, शक संवत चलाया था। तो कनिष्क जो था वो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसी उपलक्ष्य में उसने शक संवत चलाया था, जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि शक संवत किसने शुरू किया है, कब शुरू किया है, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के द्वारा कौन सा संवत प्रयोग में लाया जाता है, तो शक संवत लाया जाता है। पहली शताब्दी ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के ही शासनकाल में हुई है। कहां पर हुई थी ये चौथी बौद्ध संगीति, तो ये हुई है कश्मीर के कुंडल वन में। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई है और चौथी संगीति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा है? ऑप्शन है हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1999 नहीं होगा, यहां पर आप कर सकते हैं 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, रेगुलेटिंग एक्ट या फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। करेक्ट आंसर रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम के बारे में तो यह संविधान का मुख्य स्रोत माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत ही प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, जिसे कि अब केंद्र में लागू कर दिया जा चुका था। ठीक है, तो प्रांतों के द्वैध शासन की अगर हम बात करें तो प्रांतों का द्वैध शासन जो था 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था, जिसे कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत खत्म कर दिया गया। लेकिन खत्म करने के बाद इसे कहां पर लागू कर दिया गया, तो केंद्र में लागू कर दिया गया था। और इसी अधिनियम के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है हमारे पास रोपड़, लोथल, कालीबंगा या सुरकोटदा। चलिए इन साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये चारों ही साइट्स कहां पर है? भारत में है। रोपड़ की अगर हम बात करें तो रोपड़ है पंजाब में, और कौन सी नदी के किनारे है? तो रोपड़ है सतलुज नदी के किनारे। जब रोपड़ की खुदाई की गई थी तो यहां से हमें एक कब्र में मानव और कुत्ते के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और रोपड़ स्वतंत्रता के बाद खोजा गया भारत में पहला पूरा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लोथल। लोथल कहां पर है? ये है गुजरात में। और कौन सी नदी के किनारे है ये? तो ये है भोगवा नदी के किनारे। लोथल साइट क्यों फेमस है? तो ये है हड़प्पा सभ्यता की भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह, डॉकयार्ड या पोर्ट कौन सी है, तो वो रहेगी लोथल। नेक्स्ट ऑप्शन थी हमारे पास कालीबंगा। कालीबंगा का मीनिंग क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कहां पर है ये साइट? तो ये साइट है राजस्थान में। और कौन सी नदी के किनारे है ये? तो ये है घग्गर नदी के किनारे। और जब कालीबंगा की खुदाई की गई तो यहां से हमें खुदाई में क्या चीजें मिली है? तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां पर याद रखना है कि कालीबंगा से ही हमें क्या मिले हुए हैं? तो यहीं से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। सुरकोटदा कहां पर है? तो ये जगह है गुजरात में। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? और करेक्ट आंसर रहेगा सुरकोटदा। कहां पर है ये जगह? गुजरात में है। और यहीं से हमें घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है। भारत में अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज्यादा साइट्स जो हम लोगों को मिली है वो गुजरात से मिली है। और गुजरात में ही अन्य साइट्स कौन कौन सी है? धौलावीरा है और लोथल भी है। और ये जो धौलावीरा है ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर माना जाता है जो कि 3 भागों में बंटा हुआ था, जिसके 3 भाग थे। हड़प्पा सभ्यता के जो ज्यादातर नगर थे वो 2 भागों में ही बंटे होते थे, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल जो कि 3 भागों में बंटा हुआ था वो कौन सा रहेगा? धौलावीरा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास विशाखादत्त, विष्णु शर्मा, विष्णुगुप्त या फिर भट्ट स्वामी। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर विष्णुगुप्त। चाणक्य को ही क्या बोला जाता है? विष्णुगुप्त बोला जाता है और कौटिल्य भी बोला जाता है। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने थे।
चाणक्य जो थे इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम से ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी से रिलेटेड बुक होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अर्थशास्त्र किस मुद्दे से जुड़ी हुई बुक है, तो ये है राजनीति से संबंधित ग्रंथ। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है, जो कि राजनीति से संबंधित एक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा था? ऑप्शन है हमारे पास बंबई, सूरत, देवल या फिर कालीकट। करेक्ट आंसर रहेगा कालीकट। वास्को डी गामा सबसे पहले कहां पर पहुंचा था? तो केरला के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अगर हम बात करें वास्को डी गामा के बारे में, तो यह एक पुर्तगाली नाविक था जिसने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। भारत की खोज का मतलब क्या है कि भारत आने का समुद्री रास्ता इसने ढूंढा था, और ये सबसे पहले पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में, जहां के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत भी किया था। और ये वास्को डी गामा जो था 3 बार भारत आया है, और इसकी मृत्यु भी कहां पर हुई है? तो भारत में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है हमारे पास गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर कावेरी, और करेक्ट आंसर है यमुना। ताजमहल कौन सी नदी के किनारे है? तो ताजमहल है यमुना नदी के किनारे। और आगरा का ताजमहल जो है ये शाहजहां के समय की सबसे प्रसिद्ध इमारत मानी जाती है, जो कि अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनवाया गया है। अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको क्या बोला जाता है? मुमताज भी बोला जाता है। इनका ओरिजिनल नेम जो था वो अर्जुमंद बानो बेगम था, मुमताज तो इनको उपाधि दी गई थी। और ताजमहल जो है इसका मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। जबकि ताजमहल का प्रधान शिल्पी कौन माना जाता है? उस्ताद ईसा खान माना जाता है। देखिए, अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे, तो वो तो अहमद लाहौरी थे। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि ताजमहल के वास्तुकार इटली के जेरोनिमो वेरेनियो हुआ करते थे। तो ये नाम भी आप लोगों ने यहाँ पर याद रखना है, जेरोनिमो वेरेनियो, वेरेनियो। ठीक है, तो कुछ इतिहासकारों का क्या मानना है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन है? तो वो है जेरोनिमो वेरेनियो, लेकिन मेन आपने क्या लेके चलना है? अहमद लाहौरी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? ऑप्शन है हमारे पास चंपारण, साबरमती आश्रम, चौरी चौरा या फिर दांडी, और करेक्ट आंसर रहेगा साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी? साबरमती आश्रम से। अगर हम बात करें दांडी यात्रा के बारे में, तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 फॉलोअर्स के साथ पैदल यात्रा शुरू की, और 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंच गए दांडी। कहां पर है ये जगह? वर्तमान समय में गुजरात के नवसारी जिले में है, जिसको कई बार नौसारी भी लिखा जाता है। तो गुजरात के नवसारी जिले में है। और 6 अप्रैल 1930 को ही महात्मा गांधी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। और अगर हम बात करें महात्मा गांधी के बारे में, तो इन्होंने भारत में 3 बड़े जन आंदोलन शुरू किए हैं। बड़े जन आंदोलन का मतलब क्या है? जो कि एक बहुत बड़े स्तर पर शुरू किए गए थे, किसी पर्टिकुलर एरिया तक सीमित नहीं थे, बल्कि एक बड़े स्तर पर इनको शुरू किया गया था। तो कौन कौन से आंदोलन थे? पहला रहेगा असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 ईस्वी में शुरू किया गया। दूसरा रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 ईस्वी में शुरू किया गया है। और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसी का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया? अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन को ही क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति बोला जाता है। और महात्मा गांधी की सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है, आप लोगों ने याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो महात्मा गांधी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, जैसे कि लंदन गाइड, सत्य के प्रयोग, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। हिंद स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। आपने इसकी डेट भी याद रखनी है कि हिंद स्वराज को कब लिखा गया था, तो 1909 ईस्वी में, और ये मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये भी महात्मा गांधी की ही बुक है। इसके अलावा यंग इंडिया, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी की प्रमुख पत्रिकाएं हुआ करती थी।
इसके अलावा महात्मा गांधी को विभिन्न लोगों के द्वारा उपनाम दिए गए हैं। तो कौन कौन से अन्य नाम महात्मा गांधी को दिए गए थे, देखिए इन्हीं को बोला जाता है राष्ट्रपिता। और राष्ट्रपिता का नाम महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। हम बोलते हैं महात्मा गांधी, तो ये जो महात्मा का टाइटल दिया था इनको, वो किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और विंस्टन चर्चिल ने इनको क्या कहा है? अर्धनग्न फकीर कहा है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी अकेडमी को। थैंक यू।